हाँ, तो ये सर हमारी बात हुई घी पे, घृत पे। तो और वैसे आजकल तेल का भी बहुत देखने को मिल रहा है कि मतलब कुछ फोर्टिफाइड आ रहे हैं, कुछ रिफाइंड आ रहे हैं, मतलब इनका क्या लेना-देना है? देखो, रिफाइंड ऑयल ये बहुत सारा मिसकंसेप्ट है कि रिफाइंड होने से हमें बहुत सारे हार्ट को फायदे होंगे। हाँ, ज़रूर कुछ चीज़ें हैं वो उसमें ऐड कर रहे हैं ऑयल में, बट द प्रोसेस व्हाट दे आर यूजिंग फॉर रिफाइनिंग दैट ऑयल, दे आर एडिंग वेरियस केमिकल्स। तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और समवेयर आई हैव read also कि some amount of palm oil is also added in your refined oil to minimize the cost. यस, टेबल एडल्ट्रेशन भी बढ़ रहा है। ये and government has given approval for some 30 or some 20% addition of palm oil. Otherwise, the rate of that refined oil will go high. तो उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन और ये सब चीज़ें आ जाती है। उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स वो पाम ऑयल की वजह से हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं ध्यान में रखनी चाहिए कि ये हमें ज़रूरी नहीं है। रिफाइंड ऑयल व्हाटएवर ऑयल वी आर यूजिंग, जैसे फिजिकली रिफाइंड ऑयल, जैसे घानी कच्चे घानी का तेल और ये सभी चीज़ें हैं। एंड इफ़ यू आर यूजिंग ऑल दीज ऑयल्स इन अ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाएंगे हम, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाएंगे, तो ये जो फिजिकली रिफाइंड ऑयल है इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज गुड फॉर आवर हेल्थ। मैंने पहले भी बताया कि अपने हर सेल का मेम्ब्रेन है दैट इज लाइपोइडल इन नेचर, उसमें ऑयल के थ्रू ही जो न्यूट्रिशन है वो पहुंच सकता है। इसके लिए ऑयल खाना जरूरी है, लेकिन आप बहुत ज्यादा जैसे हमारा वी आर बोर्न एंड बॉट अप विथ समोसा, तो वो समोसा है या बटाटा वड़ा है एंड ऑल दोज फ्राइड थिंग्स, if you are doing in any sort of oil that is harmful, either it is refined oil or physically refined, कोई भी चीज अतिरेक का हमेशा नुकसान ही होता है, तो उसको हमें कंट्रोल में ही करना है। बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज फिजिकली रिफाइंड ऑयल। और उसमें भी ऑयल में भी हमें ये नहीं करना है कि कढ़ाई का तेल ही अच्छा है या मूंगफली का तेल ही अच्छा है, ये ऐसा नहीं। हर एक सूर्यफूल का तेल या कढ़ाई का तेल या मूंगफली का तेल, एंड सबसे बेस्ट ऑयल इज योर कोकोनट ऑयल, which we don't have the practice of use. It is used in southern area of if हम मसाज, हाँ, हेड मसाज के लिए सबसे। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो ऑयल है जो कोकोनट ऑयल है या कोकोनट मिल्क है, इट इज एज गुड एज योर मदर मिल्क। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है एंड दैट विल गिव द न्यूट्रिशन एज इफ यू आर ड्रिंकिंग मदर मिल्क। इतना अच्छा न्यूट्रिशन है। हमने जैसे हम ऐसे भी बोलते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसको पहले पहले मदर का मिल्क देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर टेकिंग कोकोनट मिल्क एंड कोकोनट ऑयल इट्स सिमिलर, तो उसमें कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होंगे एंड इट शुड बी फिजिकली रिफाइंड। अभी ये फिजिकली रिफाइंड ऑयल यूज़ करना चाहिए। एंड बाकी के जो ऑयल्स है, जैसे अभी कुछ कॉटन सीड ऑयल मैडम तो उसके बारे में बताएंगे व्हाई वी शुड नॉट यूज दीज टाइप ऑफ ऑयल्स। ये अगर ऑयल की बात पहले करेंगे तो एक तो घी का ही कंसेप्ट था। हमारा कृषि प्रधान देश है भारत, यहाँ पे तो गाय भैंस सबके घर में थी, घी हम घर में ही बनते थे, घर में ही खाते थे। धीरे धीरे कम होके हम ऑयल पे शिफ्ट हो गए। उस टाइम पे भी फिजिकल रिफाइंड ऑयल बनता था। उस टाइम पे ऐसे नहीं बनता था कि खाली मूंगफली का है। जब मुझे मेरा बचपन याद है, मैंने घानी का तेल खाया तो वो सब मिक्स था, मूंगफली था, सनफ्लावर था, करडई था, जो भी खेत में बचता था उसका मिक्स होके फिजिकली रिफाइंड ऑयल ही हम लोग बचपन में खाया था। ये भी कंसेप्ट बंद हो गया, घानी बंद हो गई, फिर से हम रिफाइंड ऑयल आ गए। अभी ये जो कंसेप्ट शायद अभी फिर से शुरू हो गए लोग और मैंने डॉक्टर साहब ने भी देखा, एक मशीन में हमने 1 किलो मतलब 1 केजी पूरा मूंगफली डालने के बाद 30-40 ऑयल निकलता है, मेल ऑयल, और हम वही ग्राउंडनट 130 का 1 लीटर लेके आते। सो इट इज ऑलवेज एडेड विद द पाम ऑयल। हाँ, तो ये हमने समझना चाहिए। और तेल क्या क्या है उस डिफरेंट में, जैसे अभी अमीनो सीड है वो अलग अलग तेल में अलग है, जैसे अमरासी है, सनफ्लावर है, ग्राउंडनट है, वो सब मिक्स करके मैं पेशेंट को भी वही बोलती हूँ कि
चलो ऐसा कुछ नहीं तो आप 1-1 लीटर के अलग अलग पैकेट लीजिए, ताकि हम अलग अलग उसमें जो भी विटामिन है, जो भी है आपको मिनरल्स वो मिल रहे। पर यहाँ पे मैंने 2-3 नहीं, मेरे अभी लास्ट 6 ईयर की प्रैक्टिस में मैंने ये देखा कि यहाँ पे मैंने गुजरात में कॉटन सीड ऑयल बहुत लोग खाते हैं, जो कि उतना अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। एक्चुअली आयुर्वेदा के कंसेप्ट से देखें तो वो बहुत गर्म है बॉडी के लिए और ड्राई भी करता है। तो खाली मैंने 2-3 कार्डियक ऐसे पेशेंट थे जिसका मैंने खाली कॉटन सीड ऑयल बदल दिया, उसको बोला कि वो बंद करके आप सनफ्लावर या ग्राउंडनट या मिक्स कोई भी खा लो, पर उससे तो डेफिनेटली मुझे उसमें बहुत सारे चेंजेस मिले, क्योंकि वो जब लेता था कॉटन सीड उसको हमेशा ब्लॉटिंग रहती थी, मतलब आयुर्वेदिक भाषा में उदावर्त बोलो तो उदावर्त जन्य हृदरोग उसमें दिखता था, वो चेंज हुआ। और 1-2 मेरे नॉर्थ के, मतलब हम बोलते ना कि हम नॉर्थ के हैं, हम साउथ के, हम अभी जो फूड कल्चर हैबिट कर रहे हो बहुत गलत है। वहां पे मेरे पेशेंट थे बिहार और यूपी के, वो लोग वहां पे सरसों का तेल जो बहुत मस्टर्ड ऑयल बहुत खाते, वो लोग वहां के लिए, उनका देश वहां पे ठंडा है, गर्मी चाहिए इसलिए। पर वो लोग ये जो देश है गुजरात, जहाँ पे हम वडोदरा में है, तो हमारा साधारण देश है और खासकर यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज्यादा ही है, तो वो तेल यहाँ पे उनको और गर्म हो रहा था, उसकी वजह से ब्लॉटिंग रह रहा था उसमें, उसकी वजह से उदावरत जन्य हृदरोग था। तो वो मैंने चेंज किया, तो भी मुझे उसमें खाली उसमें चेंज करने के बाद भी बहुत सारे पेशेंट में मुझे रिलीफ मिला। तो हम क्या खा रहे हैं इसमें से, घी से चलो हम ऑयल पे तटली फिजिकल रिफाइंड यूज करेंगे तो सबसे अच्छा है। उसमें कॉटन सीड और मस्टर्ड ऑयल जिस देश के लिए है उस पे खाना चाहिए, तो थोड़ा बहुत हमें वो मॉडिफाइड। और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि कोकोनट ऑयल की बात करो, तो हम आयुर्वेदा की दृष्टि से कोकोनट जो ऑयल काम बॉडी में करता है, इसलिए कि मज्जा धातु जो हम नर्व की बात करते, मज्जा की बात करते, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो हमें उस पर भी थोड़ा और रिसर्च होना चाहिए। जैसे वहां पे वो लोग साउथ में यूज करते हैं तो हर जगह वो इडेबल, क्योंकि हमें कोकोनट ऑयल बोले तो बस बालों को लगाना इतना ही पता है, ऐसे नहीं, वो खाने में भी यूज होना चाहिए। मतलब ऑयल को भी आप कौन से एरिया में रह रहे हो, कैसे रीजन में ले रहे हो, ये बहुत जरूरी है, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, बहुत इम्पोर्टेंट। और फिर मैम प्रकृति वाइज अगर हमें फूड में चेंजेस लाने हो तो हम लोग मतलब किस तरह से ला सकते हैं? हाँ बहुत अच्छे, क्योंकि अभी एनसीएस हमने एक प्रकृति परीक्षण का कंसेप्ट ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट ही है, हर जगह भी, चाहे आप लोगों को भी अभी हमारी प्रकृति पता चल रही है कि क्या है क्या नहीं। उसका बहुत बड़ा ये है कि जैसे आप भी बोलते हैं कि पर्सनलाइज मेडिसिन जो आपके इसमें है, वो तो हमारे पहले आयुर्वेदा में बोला है कि प्रकृति सिद्धा। चाहे हम मेडिसिन की बात करें, चाहे खाने की बात करें, तो हर किसी के लिए अलग अलग होना चाहिए। सबको अगर प्रकृति पता है कि घर में अगर पित्त प्रकृति वाले ज्यादा है तो झगड़े होंगे, ये पता है, पर पित्त प्रकृति वाला है तो उसको घी खाना जरूरी है। वात प्रकृति वाला है तो उसको अभ्यंग जरूरी है। कफ प्रकृति वाला है तो उसको कप में हमें हनी का प्रयोग उसने ज्यादा करना चाहिए। तो बेसिक ये ऊपर बहुत सुपरफिशियल है, पर उसने इतना तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी वात प्रधान है, पित्त प्रधान है और कफ। खासकर पित्त की बात मैं यहाँ पे ज्यादा बोलूंगी, क्योंकि मिडल एज जो है उसमें पित्त की प्रोडोमेंसी रहती है। जो हमारे अगर यंग जनरेशन रहेगा या मिडल एज के जो भी लोग हैं, उनको याद रखना चाहिए कि जो मिडल वाले एज वाले लोग हैं उसमें पित्त प्रधानता नॉर्मली रहती है, और बाय बर्थ ही अगर वो पित्त प्रकृति का है तो उसने हमेशा घी को प्राधान्य उसके लाइफ में देना ही चाहिए, चाहे उसको पसंद हो या ना हो। घर का बना हुआ घी, फिर से मैं बोलूंगी, वो जितना यूज करेंगे उतना अच्छा है, नहीं तो गाय का भी प्रेफर करो, तो वो सबसे बेस्ट। तो प्रकृति वाइज हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। कि मतलब प्रकृति परीक्षण में खुद का रजिस्टर करवा के खुद की प्रकृति अभी तो मैं बोलूंगी इसमें कि सबने करना चाहिए आजकल। आज अभी भी एनसीएसएम ने वो चालू है, गवर्नमेंट में उसमें काम कर रहा है, तो सबने अपनी प्रकृति जान लेनी। और ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एंड समवेयर गवर्नमेंट इज आल्सो बिलीविंग इन ऑल दीज पैथीज। तो फ्यूचर में आपको ऐसा दिखेगा कि एलोपैथिक डॉक्टर के एट पार आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर विल बी देयर, एंड दे विल हैव द वेरी गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स, क्योंकि उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब ये सब फेथ उनमें आएगा कि इससे ट्रीटमेंट होता है, इससे ठीक हो जाता है पेशेंट, तो बहुत सारा इसमें आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर दे विल हैव द वेरी गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स। ओके। अगर अभी देखा जाए तो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इनमें भी ऐसा कहा जाता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। यस, तो मतलब हमें भी उसमें क्या लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं कि मतलब हम लोग उसमें बहुत नीचे तक हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज का जो भी रेशियो हो ला सके? सबसे पहले हमें प्रकृति एनालिसिस करनी चाहिए, प्रकृति के हिसाब से हमारा डाइट होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हमारे यहाँ पे दिनचर्या और ऋतुचर्या का है कि हर सीजन में हम हर चीज नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताओ कि डोसा इडली
वो हमारे लिए नहीं था, वो साउथ के लोगों के लिए था। ये हमारा फूड कल्चर गलत हो रहा है कि हम साउथ इंडियन को यहाँ पे हम नॉर्थ में या मिडल में कहीं पे भी खा रहे। पराठा नॉर्थ इंडियन के लिए था, वो भी हम लोग कभी भी खा रहे। तो फूड हैबिट कहीं पे हमने गलत थी। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का डाइट जो नॉर्मली पुराने अगर आप लोगों को पूछो वो ये नहीं खाते थे। तो वो हमें उनको ये करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा एनालिसिस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऋतु। वो भी पता है, अभी जैसे अब हम संक्रांति का सीजन है तो हमें पता है कि ऊंधियो खाना है, कि बहुत सारे फ्रूट वेजिटेबल उसमें मिक्स होने वाले हैं, या तिल गुड़ हम ज्यादा खाने वाले। तो ये सारी चीजें हमारे प्रकृति ने जो बनाई है सीजन वाइज बनाई है, और सीजन वाइज ही हमारे सब फेस्टिवल भी बनाए। तो उस पे हम फेस्टिवल में नहीं, अभी उत्तरायण मतलब काइट ही उड़ाना ऐसा नहीं है। उसमें मेन इंपॉर्टेंट डाइट को ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें हम ऊंधियो क्यों खा रहे हैं। तो ऊंधियो का महत्व है कि बहुत सारे वेजिटेबल्स उसमें ऐड होके खा रहे हैं, या यहाँ पे हम तिल का प्रयोग करें क्योंकि अभी ठंड है, अंदर ड्राइनेस आ रहे तो अंदर भी हमें स्निग्धता आनी चाहिए, तो तिल हम खा रहे। तो इस तरह से हमें सीजनल वाइज देखना चाहिए। और दिनचर्या की बात तो सबने फॉलो करनी चाहिए कि हमें कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए। आजकल हम गूगल और व्हाट्सएप की वजह से बहुत लेट तक जग रहे हैं, तो वो फिर जल्दी नहीं उठ रहे। तो सबसे मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे जो है पानी, जो सिंपली पानी की बात करेंगे, गूगल और व्हाट्सएप का देखे पानी बहुत पीते। मेरे पास पेशेंट आता है, मुझे पेट साफ नहीं होता, तो मैं पहला क्वेश्चन पूछती हूँ आपका डेली दिनचर्या क्या। मैं उठता हूँ 2 ग्लास पानी पीता हूँ बड़े बड़े का। मैंने कहा भाई क्यों, मतलब जितना अग्नि पेट में है उसको बुझा रहा है, और फिर दिन भर बोलेगा कि मेरी बहुत तबीयत ठीक नहीं रही। तो पानी भी बहुत अलग कंसेप्ट है आयुर्वेदा में कि जब प्यास लगे तभी पीना है, तालू को टच होना चाहिए, एट अ टाइम 2 या 3 सिप से नहीं पीना चाहिए। हमारे यहाँ पे जब भी देखो बॉटल खोला और लगा दिया, तो दैट इज बहुत गलत है। तो थोड़ा बहुत अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हम लोग स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण की तरफ डेफिनेटली जाएंगे। मतलब ऐसा भी कहा कहते हैं ना कि जो अभी देखा जाए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों के पास टाइम नहीं है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए। तो हम लोग ऐसा मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बैलेंस करते वक्त हम लोग कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं यहाँ पे। मोस्टली मैं आईटी की बात करूँ तो कॉन्स्टिपेशन के बहुत पेशेंट है, बहुत पेशेंट। सिटिंग जॉब और एसी में कंटिन्यूस एसी। हमारा डीएनए एसी में था ही नहीं, कहाँ थे हम लोग, तो सब फार्मर थे। हमारे डीएनए की बात करें तो वे आर द नेचुरल लाइट में रहने वाले थे। तो अब क्या हो रहा है कि एसी में रहने से वात बहुत बॉडी में बढ़ रहा है। तो मैं उस पेशेंट में अभी जॉब तो छोड़ने के लिए नहीं बोल सकते, तो मैं बोलती हूँ कि आप अगर एसी में रह रहे हो तो सॉक्स कंटिन्यू होना चाहिए, हाथ के भी आपके बड़े शर्ट्स होने चाहिए, थोड़े मोटे होने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी ठंडी ना हो। और जब भी आपको टाइम मिला तो आप एसी से बाहर आओ, और कम से कम मिनिमम एसी अगर भी आप यूज करो तो आपको वो इफेक्ट मतलब बॉडी पे आपके कम दिखेगा। और लाइफ में खाने के लिए मैंने जब आईटी वाले हैं तो उनको मैंने स्पेशली बोला है कि आपका डाइट आप हमेशा मेंटेन रखो। आईटी वालों का क्या है, बीच में ब्रेक होगा फिर बाहर जाके समोसा खा के आते, ये होता है। आईटी या कोई भी क्षेत्र में ऐसे ही हो रहा है, तो वो आपको कट ऑफ करना चाहिए कि आप सलाद लेके जा सकते हो, आप फ्रूट एक डिब्बे में लेके जा सकते, ताकि आपकी वो लाइफस्टाइल। अभी क्या है, हम ब्रह्म मुहूर्ते उठो और वो करो, सबको पॉसिबल नहीं है, पर जिसमें भी है आप थोड़ा कॉन्शियस रह के उसमें थोड़ी मॉडिफाइड। अभी तो लोग ब्राह्मण मुहूर्त पे सोने जाते हैं। ये व्हाट्सएप उनको शायद जगा रहा है, इंस्टा उनको सोने नहीं दे रहा है। ज्यादा सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल रिदम मेंटेन करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, एंड दैट शुड बी एट फिक्स टाइम। और फिर ये मोबाइल और ये ब्लू रेज से जितना हो सके उतना अवॉइड करें। शाम में आप 10 बजे सोते हो तो 7 बजे के बाद कोई टेलीविजन, कोई मोबाइल, ये सब चीजें नहीं देखनी है, नहीं करनी है। उसकी वजह से आपका जो मेलेटोनिन सिक्रीशन है जिससे आपको नींद आता है वही ठीक से सिक्रीट नहीं होगा, तो ठीक से आपका इंडक्शन नहीं होगा स्लीप का, ठीक से मेंटेनेंस नहीं होगा स्लीप का। ये बहुत इसको बोलते हैं कि स्लीप हाइजीन हम कैसे मेंटेन करें। तो जो नेचुरल चीजें हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हमें टाइम बीइंग के लिए खुशी देती है। जैसे यू आर सीइंग द रील्स, तो दैट विल गिव यू हैप्पीनेस फॉर अ फ्यू सेकंड, बट लॉन्ग टर्म में आपको उसको नुकसान है। तो आपका रिदम खराब हो जाता है, मेलेटोनिन सिक्रीशन नहीं हो पाता है। तो आपको ये सभी चीजें लाइफस्टाइल में मतलब लानी है। जैसे जैन में बताया गया है कि शाम में सूरज ढलने के बाद कुछ खाना नहीं है, तो इसके पीछे भी बहुत सारा साइंस है कि आपको शाम में क्यों नहीं खाना चाहिए। उससे आपको इंडाइजेशन हो सकता है, या बाद में बाकी सारे बहुत सारे जीव जंतु उसमें आ सकते हैं। ये उनका कंसेप्ट था, बट इट विल हैव द साइंटिफिक इफेक्ट आल्सो।
तो आपको एक शाम 3 घंटा पहले खाना खाना चाहिए सोने के पहले, और फिर शतपावली ये सब चीजें करनी चाहिए। तो हमारे आयुर्वेदा ने ही बोला है कि जैसे सनराइज होता है वैसे अग्नि हमारे पेट में रहती है। तो वो कुछ जैनिज्म भी आयुर्वेदा से ही थोड़ा सा है ही उनका कनेक्शन। यहाँ पे मैं बोलूंगी कि हमारे आयुर्वेदा में तो बहुत मस्त सिंपली लैंग्वेज में बोला है कि सुबह उठते आप राजा की तरह खाना खाओ, मतलब भरपेट खाओ, जो भी आपको पसंद है। यार यहाँ पे खासकर एक गलत कंसेप्ट है कि मीठा है ना हम लास्ट में खाते हैं, दैट इज टोटली गलत है। मधुर रसात्मक पहले खाना चाहिए, क्योंकि हेवी अगर बहुत अच्छे से अग्नि है तो उसमें पहले मधुर रसात्मक डाइजेस्ट होगा। तो खाना लास्ट में स्वीट नहीं है, पहला स्वीट खाना चाहिए। तो पहला हमारे यहाँ पे कि सुबह का खाना राजा की तरह होना चाहिए भरपेट, दोपहर का खाना रानी की तरह मतलब नॉर्मल और मीडियम, रात का खाना मतलब सोते नौकर की तरह मतलब बचा कुछ और थोड़ा। इस तरह से हमारे आयुर्वेदा ने ऑलरेडी बताया ही है। अगर उस तरह से अगर लोग फॉलो करेंगे तो डिसीज ही नहीं होंगे। तो बाद में तो पैतिर की बात तो बाद में आ जाती है। राइट। मेरी अब मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि स्क्रीन टाइम से दोषों पे कुछ फर्क देखने को मिलता है क्या? स्क्रीन टाइम पे बहुत पड़ा है। अगर हम आँख की बात करेंगे तो आँख इज द मेनली पित्तस्थान। अब देखो छोटे छोटे बच्चों में चश्मे लगे हैं, ये मेनली क्या है, आंखों को क्या चाहिए कि हमें रेस्ट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। अभी अगर चश्मा निकालने के लिए आप जाओ तो आईबॉल मूवमेंट बताते हैं। अगर हमने बचपन में हमने तो कभी आईबॉल मूवमेंट नहीं किया। मुझे तो आजकल चश्मा नहीं, मुझे 40+ वाला चश्मा है ओनली रीडिंग का। तो वो क्या है कि आईबॉल मूवमेंट ही नहीं है, स्क्रीन को देख के एक ही मूवमेंट है। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, रात में सोते भी छत के तारे गिनते थे, इधर क्या देख रहे, पंछी उड़ रहे, तो दैट इज द आईबॉल मूवमेंट ओनली। तो बचपन जब हम खेले तब हमें आईबॉल मूवमेंट के, मुझे तो चश्मा नहीं लगा। अब क्यों लगा है तुम्हारे जनरेशन में? तुम्हारे आईबॉल को एक ही मूवमेंट पता है, ओनली चश्मा और रील। तो इधर और उधर बाजू में कुछ हो रहा है पता नहीं। इसकी वजह से जो पकड़ है वहां की या नर्व की, वहां की सप्लाई की, वो सब कम होते जा रहा है। तो वहां पे हमें वो छोटे बच्चों को एक्सरसाइज सिखाना चाहिए, आउटडोर गेम करनी चाहिए ताकि बच्चे खेले छुपे इधर उधर देखे। दैट इज अ सिंपल आईबॉल मूवमेंट है। और पित्त के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आंख है। तो घी का, बच्चे बहुत छोटे घी नहीं खाते, फास्ट फूड खाते, चिप्स खाते, ये सारी चीजें उनमें ड्राइनेस लाती। तो जैसे हमारे ऑप्टिक नर्व ज्यादा, जैसे नर्व डैमेज के कितने सारे पेशेंट्स है, फिर रेटिनोपैथी के पेशेंट्स है। स्टार गेजिंग भी करना चाहिए हमें, जिसको नंबर कम करना है। आईबॉल मूवमेंट तो एक है ही, जैसे स्टार रात में दूर देखो फिर नजदीक में देखो, दूर देखो नजदीक में देखो, इससे आपका नंबर भी कम हो सकता है। ये सिंपल चीजें हैं, लेकिन जो सिंपल चीजें हैं वो चीजें हम करते नहीं है, क्योंकि दैट इज फ्री। वॉट एवर इज कॉस्टली दैट वी थिंक दैट इट इज ऑलवेज गुड, ऐसा होता नहीं है। स्टार गेजिंग या फिर नेचर में आप जाओ, नेचर को मतलब एक्सकर्शन के लिए बाहर जाओ, पहाड़ पे चढ़ो, ये सभी चीजों से बहुत सारी आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आएगी, उससे फायदा ही होगा। और मैम जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि नॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, तो ये आयुर्वेद वाले स्टूडेंट्स को कितने हद तक होनी चाहिए, या फिर मतलब उसका इम्पोर्टेंस कितना पता होना चाहिए आयुर्वेद वालों को? देखो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आयुर्वेदा कुछ नहीं करता है इमरजेंसी में। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि उसमें हम कर सकते हैं। नी पेन में है, जैसे विद्यकर्म है, रक्तमोक्षण है, बस्ती है, उसमें हमें रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे रिजल्ट हमें इमरजेंसी में मिलते। पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई पेशेंट तुम्हारे पास चेस्ट पेन लेके आया है और तुमने देखा बीपी बहुत ज्यादा है, ईसीजी भी तुम्हारे पास था, ईसीजी में आपको टीवेव में चेंज, उसमें तुम आपका नॉलेज वहां पे मत करो। वैसे हमारे पास मकरध्वज है, सिद्ध मकरध्वज है, हेमगर्भ पोटली रस है, हम यूज कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास इतना अच्छा एलोपैथी भी है तो हमें इंटीग्रेटेड रहना चाहिए। उनको वहां पे इमरजेंसी होगी, वो लोग ईसीजी 2D को करेंगे, इमरजेंसी स्टेनिंग ये करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे, जो उसके लिए जरूरी है। हम हमारे इसमें से उतना नहीं करेंगे। तो मिसगाइड नहीं करना चाहिए पेशेंट को। बीइंग आयुर्वेदिक, अगर आपको नहीं आ रहा है उसमें समझ में, बेटर टू रेफर हायर सेंटर। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक स्टूडेंट के लिए इमरजेंसी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये हमें पहले देखना है कि इट इज एन इमरजेंसी एंड पेशेंट शुड बी रेफर्ड टू द हायर सेंटर्स टू द एलोपैथिक डॉक्टर इमीडिएटली। यस, आइडेंटिफिकेशन है मतलब मेन। वेरी गुड। कौन से चीज में रेड फ्लैग्स है, वो हाइपरटेंशन हो सकता है, उसको डायबिटीज हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपोग्लाइसेमिया, द पेशेंट कैन गो इनटू कोमा। तो ये सभी चीजें रेड फ्लैग जो है वो आयुर्वेदिक स्टूडेंट को पहले देखनी है कि मैं ये पेशेंट का लाइफ कैसे सेव करूं, ना कि मैं खुद ट्रीटमेंट करके उसको टाइमली उसके पास डॉक्टर के पास भेजने के लिए।
अभी जैसे आपने पूछा है इमरजेंसी, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट आता है, प्राइमरी केयर जो है एंटीप्लेटलेट एजेंट आप दे सकते हो। एस्पिरिन के 300 मिलीग्राम, डिस्प्रिन का टैबलेट आता है, वो एक ग्लास पानी में घोल के उसको दे दो, दैट कैन सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। उसको जो थ्रोम्बस फॉर्म होने की वजह से जो इन्फेक्शन ये हो सकता है, उसका मायोकार्डियम डेथ हो सकता है, मायोकार्डियम का मसल का, कार्डियक मसल का, वो कुछ हद तक कम हो सकता है। उसको ज्यादा एक्सर्शन किए बगैर, उसको विदाउट एनी एक्सर्शन, हाउ वन कैन ट्रांसपोर्ट दैट पेशेंट टू द हायर सेंटर, ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर कर सकता है। दैट कैन सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो ये सब चीजें, रेड फ्लैग देखना वो बहुत जरूरी है। उसको सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, जैसे उसको हम बोलते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो उसमें 1 आवर इज अ गोल्डन पीरियड। टाइम बहुत ही उसमें हम गोल्डन पीरियड किस लिए बोलते हैं कि 1 आवर में अगर इंटरवेंशन करते हैं तो उसको जो पैरालिसिस की वजह से जो इफेक्ट होने वाले थे फ्यूचर में, वो सब अवॉइड कर सकते। दैट पीरियड इज कॉल्ड एज गोल्डन आवर्स। उसमें हमें कोई ट्रीटमेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके देखने का कोई मतलब नहीं है। इमीडिएटली दैट पेशेंट शुड बी सीन बाय द न्यूरोफिजिशियन, वहां पे हायर सेंटर में जाके, सो दे कैन स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। वो हिमोरेजिक है या इसके इस्केमिक स्ट्रोक है, उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे। उसको सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, वहां पे इमीडिएटली वो करके दैट कैन सेव द फ्यूचर मॉर्बिडिटी ऑफ दैट पेशेंट एंड लाइफ ऑफ दैट पेशेंट। तो ये सब आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को या आयुर्वेदिक स्टूडेंट को जानना ज्यादा जरूरी है। ओके। और आजकल मैम जो आयुर्वेदिक ड्रग्स ओटीसी ज़्यादा हो गई है, मतलब अगर आपको हरितकी चूर्ण चाहिए तो आप डायरेक्ट, अगर आपको मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसा लगता है तो आजकल पेशेंट्स ले रहे हैं, तो उस पे आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगी कि हमारा आयुर्वेद इज नॉट ओटीसी ड्रग। पहले तो अभी मॉडर्न में पैरासिटामोल लेते, दैट्स उनको कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मुझे नहीं पता जहाँ तक। पर मैं तो बोलूंगी कि अगर हर डे ले रहे तो उसको ये नहीं पता कि लॉन्ग रन हर डे कैसे लेना है, कितने ले, और मैंने लास्ट पहले ही बोल दिया। और यहाँ पे हमने देखा जब कोविड आया था तब तो सबने डर के मारे उकाड़ा पी रहे थे, पर हमारा मेन सिद्धांत प्रकृति वाइज है। तो उकाड़े गर्म हुए और कितने सारे लोगों को पाइल्स भी हुए, वो भी मॉडर्न के पास आया, आयुर्वेदा के पास आया कि हमने दवा खाई। तो ये गलत होता है, आपको ओटीसी नहीं लेना चाहिए। आपकी प्रकृति एनालिसिस होनी चाहिए, आपका दोषों का प्रिडोमेंसी के है, क्योंकि सिंपल भी अगर कोई मेडिसिन है, त्रिभुवन कीर्ति रस है या संशमनी वटी है, आपको प्रकृति एनालिसिस होने के बाद ही हम आपको एडवाइस कर सकते हैं। क्योंकि ओटीसी के बाद मैं नहीं बोलूंगी कि हर ड्रग का साइड इफेक्ट है, पर कोई भी ड्रग लॉन्ग नहीं लेना है। जैसे हमारे आयुर्वेदा में बोला है कि कोई भी नमक को भी लॉन्ग तक रंग नहीं खाना है, पिपली को भी लॉन्ग नहीं खाना है। तो ऐसे हमारी भी ड्रग्स है जिसको भी लिमिटेशन है। एवं आरोग्यवर्धिनी वटी, उसको हमें 40 दिन से ज्यादा नहीं खानी है। एक मंडल तो वो लोग ये बिना याद करके ओटीसी करना, दैट इज गलत है। और वो गलत प्रैक्टिस जाके फिर से आयुर्वेदा बदनाम होता है कि आयुर्वेदिक खाने से ऐसे हो गए। तो इसलिए ओटीसी आयुर्वेदिक ड्रग को नहीं करना चाहिए। तो क्या मतलब आयुर्वेदिक ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं। उसमें मेनली क्या है कि हमारे जैसे अभी तुम्हें पता है कि रस औषधि जो है वो शुद्ध नहीं है। उस जमाने में इतना तारण मारण अभ्रीकरण बोला था, उस लेवल पे अगर शुद्ध नहीं किए हैं और लॉन्ग रन में भी अगर वो यूज कर रहे हैं, जैसे रस औषधि को किसी को भी लॉन्ग रन में नहीं देना चाहिए, वो डायरेक्ट लीवर को हनी। तो इसलिए आप लोग एलोपैथी वाले बोलते हैं कि आयुर्वेदा नहीं खाना चाहिए। वेरी ट्रू। अभी जैसे आयुर्वेदा का प्रमोट किया जा रहा है कि देयर इज नो एडवर्स इफेक्ट, इट इज नॉट ट्रू। कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी ड्रग है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका कोई इफेक्ट होता है, मतलब उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही है। इफ इट इज देयर इज नो साइड इफेक्ट, देन वन कैन नॉट से इट इज अ पर्टिकुलर, इट इज अ ड्रग। ऐसा बोल ही नहीं सकते हम। तो कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट होता है, इसीलिए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के एडवाइस से ही कोई भी दवाई लेनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि एलोपैथिक ओटीसी टैबलेट है, पैरासिटामोल है, सिंपल टैबलेट है, एंटी पायरेटिक है, फीवर के लिए हम लेते हैं। इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग ग्लूटाथायन, जैसे लीवर से एक एंजाइम निकलता है ग्लूटाथायन, उससे मेटाबॉलिज्म होता है पैरासिटामोल का। तो पैरासिटामोल का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाया और उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इट इज हाईली टॉक्सिक, तो उसमें लीवर फेल्योर भी हो सकता है। सिंपल टैबलेट ऑफ पैरासिटामोल, द पेशेंट इज नॉट हैविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्लूटाथायन। वो किसमें होता है कि क्रॉनिक, जैसे अल्कोहलिक पेशेंट है, उसको हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी पेशेंट कोई आपके पास आता है तो उसको हिस्ट्री पूछना, व्हाट टाइप ऑफ वर्क ही इज डूइंग,
व्हाट थिंग्स ही इज एक्सपोज्ड। जैसे कोई एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको एस्बेस्टोसिस की वजह से पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे अपना एक पेशेंट था, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, सिंपल हिस्ट्री पेशेंट की, दैट कैन रीच यू टू द डायग्नोसिस। तो ये सब आयुर्वेदिक स्टूडेंट के लिए ज्यादा देखना जरूरी है। और ओटीसी ड्रग तो कोई भी ड्रग हो, गवर्नमेंट ने तो बताया कि ये पैरासीटामोल ओटीसी है, लेकिन दैट शुड बी टेकन विथ केयर, तो उससे भी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो अनुपान कितना बोला है कि किसको किसके साथ खाना है। कोई ड्रग हमारा, हर दवा हमारी पानी के साथ ही लेना है ऐसा नहीं, किसी को हनी के साथ लेना है, किसी को घी। और हमारे तो सभी चूर्णों को कब लेना है, इतना 11 टाइप्स ऑफ औषध सेवन काल बोला है। तो कोई भी दवा बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड नहीं है, 11 टाइप्स ऑफ द मेडिसिन है। तो वो ओटीसी में फॉलो नहीं होगा और वो इफेक्ट नहीं होगा, और इसके बाद फिर हम लोग पैथी को बिलीव नहीं करते, इसलिए ओटीसी नहीं होना चाहिए। मतलब जो वेहिकल है जो हम लोग मेडिसिन के साथ देते हैं, वो भी मतलब प्रकृति वाइज हम लोग डिसाइड कर सकते प्रकृति वो जो है ना, बहुत सारे हमारे ड्रग्स है उसमें अनुपान जो बोला है वो दोषा के अनुसार बोला है कि अभी प्राणव दृष्टि है, समानवायु दृष्टि है, तो बिफोर फूड की खाने के पहले खाना चाहिए, मुर खाना चाहिए, आफ्टर खाना चाहिए, अपान काल में खाना चाहिए, इस तरह से वो औषध सेवन काल है। और अनुपान है वो हम वैदिक के कंडीशन पे तय करते कि ये टैबलेट किस क्वाथ के साथ खानी चाहिए। तो ओटीसी में सारी चीजें नहीं होगी तो अलग उसका इम्पैक्ट चला जाता है। और देखा जाए तो मैम आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी आयुर्वेद में बहुत बढ़ गए हैं, उस पर क्या व्यू है? मतलब वैद्य ऑनलाइन कंसल्टेशन मतलब उस वक्त तो नहीं था, हाँ, आज के वैद्य वो कैसे मतलब हैंडल करे? जहाँ तक मैंने भी 1-2 ऑनलाइन करे, तो मैं ना नहीं बोलूंगी क्योंकि यहाँ से जब पेशेंट मेरा जर्मनी चला गया तो वो मेरे साथ ऑनलाइन करता है, पर जब भी वो साल में आता है तो मैं उसको देखती हूँ। पर अभी मैं उससे जब भी बात करती हूँ तो मैं यहाँ से उसका कुछ परीक्षण करती हूँ। तो एक तो मुझे टंग करती हूँ जो मुझे वीडियो कॉल में दिखाई देता है, तो टंग एनालिसिस करती हूँ कि आम कंडीशन है या नहीं, और मुझे डीपली उसको फिर एनालिसिस करना पड़ता है ईच एंड एवरी सिम्टम का कि भाई तुम्हें क्या है, कफ प्रदान है, वात प्रदान है या पित्त। तो उस हिसाब से, पर मुझे लगता है उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हम लोग, अगर हमारे यहाँ पित्ताष्टविद परीक्षा बोला है, फिर दशविध परीक्षा बोला है, नाड़ी परीक्षा, तो मुझे लगता है कि उसमें तो बहुत ज्यादा अभी हम लैकिंग है। तो और ज्यादा उसमें करेंगे तो हमें डायग्नोस्टिक्स टूल के लिए वो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है, और वो इतना व्यू नहीं होता, बस फिर हम प्रिस्क्राइब मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम ही दे देते हैं। जैसे हम पेशेंट को हमारे कोई क्लिनिक में पेशेंट आता है, तो हाउ पेशेंट वॉक्स, हाउ पेशेंट टॉक, और उसका जनरल कंडीशन कैसे है, हमें एक बार देखने से वो पता चलता है। दैट इज नॉट पॉसिबल ऑन वीडियो कॉल। तो ये सभी टेलीमेडिसिन इज देयर फॉर रूरल एरिया, जहाँ पे कोई डॉक्टर पहुंच नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे हम देना जरूरी है, एंड इट इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड। बट जहाँ तक पॉसिबल हो, इफ योर डॉक्टर इज अप्रोचेबल एंड यू कैन रीच टू द डॉक्टर, तो वो टेलीमेडिसिन से कभी भी अच्छा रहेगा। ये हमारे पे एक कंसेप्ट है गुरु वैदिक एंड लोगो वैदिक, मतलब पेशेंट क्या बोल रहा है और एग्जैक्टली उसको डिसीज क्या है, उससे तो हमें वो सामने आएगा तभी ज्यादा पता है। अगर मुझे बोलेगा कि बहुत ही पेट में दर्द है, वो बोल रहा है, पर एक्चुअली वो जब हम सामने रहेगा तब हम उसको भी ये बिलीव कर सकते हैं कि उसको कैसा। कंसल्टेशन इज मोर फार बेटर देन ऑनलाइन। यस यस, ओके। हाँ, इमरजेंसी में ठीक है, वो नहीं आ रहा है तो हम वहां से बोल सकते हैं कि कुछ करो, पर पॉसिबल है तो जितना वो फेस टू फेस इज बेस्ट। So coming to a conclusion, we'll ask what is the view lastly for this? मैं जहाँ तक कहना चाहूँगा, एवरी प्राइवेट हॉस्पिटल दैट आर हैविंग वन विंग ऑफ आयुर्वेदा, यस, and they are started with the Ayurvedic. One of the famous gastroenterologist in our area, he has one doctor who is having holistic treatment for various hemorrhoids and other conditions, GI conditions they are treating. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, that will save the time and that will save the money of the patient, और patient centered approach, integrated approach से हम promote कर सकते हैं, and that will be helpful for physician as well as for the patient. इंटीग्रेटेड मैं तो बिलीव करती हूँ। एलोपैथी हमें बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक टूल के लिए हेल्पफुल है, तो हमने उनका फायदा तो जरूर उठाना चाहिए। इमरजेंसी मैनेजमेंट वो लोग कर सकते हैं, वो हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। और अभी मैं बात करूँ तो कि मेरे से जितने भी अभी कनेक्टेड एलोपैथी, नॉट ओनली माय हस्बैंड, बाकी भी मेरे अभी हमारा जो अभी है, जैसे हमारे कलीग्स है डॉक्टर साहब के, वो बिलीव करने लगे हैं। हम 1-2 जगह जा रहे हैं, वहाँ पे हम इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस उनके साथ, एलोपैथी बड़े बड़े डॉक्टर हैं जैसे MD मेडिसिन है, उनके साथ भी हमें
उनके हॉस्पिटल में कंसल्टेशन कर रही हूँ, तो धीरे धीरे दे आर ऑल्सो थिंकिंग एक्सेप्टिंग थी कि जहाँ पे हम कहीं पे स्टक है वहाँ पे एटलीस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है इन फ्यूचर इंटीग्रेटेड आ ही जाएगा और आ भी रहा है। नॉट ओनली आयुर्वेदा, यूनानी ड्रग्स भी अच्छे हैं, होम्योपैथी ड्रग्स भी मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट एक बार ली थी स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, तो उसमें भी रिजल्ट है। नेचुरोपैथी तो हम सबको नेचर के साथ जुड़े हैं, तो अगर एलोपैथिक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। देना चाहूंगा why one should have the integrated approach. The patient was being treated by allopathic medicine by one of the physician. He used to admit the patient in every winter season. When madam started their treatment, Ayurvedic treatment, अभी लास्ट 1 year से उसको विंटर सीजन में भी एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ा, एंड ही कैन बी देयर विथ गुड हेल्थ विदाउट एनी इनहेलर्स। जैसे वो मिटाडोस इनहेलर साल्बुटामॉल और इसका ले रहा था बुडेजोनाइड का, तो उसको भी कम करना पड़ा। देयर इज नो सीवियर अटैक ऑफ अस्थमा। तो ये सब मिरेकल है आयुर्वेदा के, एंड दैट विल हेल्प द सोसाइटी एट लार्ज। हाँ, मैं यही बोलूंगी कि इंटीग्रेटेड इसलिए कि भले मेरे सीजन का कम हो गया सीजनल, पर मैं उसको यही भी बोली कि साथ में रखना भाई, कभी इमरजेंसी है तुम इनहेलर भी यूज कर सकते। तो ये अप्रोच हमारा होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए एक दूसरे पैथी में, तो डेफिनेटली पेशेंट कैन have the good lifestyle and life. We are very fortunate that we have this such type of platform to share our views. So we are that much fortunate that we are having you here. So that a lot of people will get benefit out of it, and they will start practicing Ayurveda with real concept. Please. मैं यहाँ पे एक ही लास्टली बोलूंगी कि आयुर्वेदा साइंस, मेडिसिन साइंस से ज्यादा आयुर्वेदा घर घर में यूज होता था, अभी थोड़ा सा घर में कम यूज हो रहा है, इसलिए फिर मेडिसिन बन के ज्यादा यूज हो रहा है। तो हमारे घर का में जो हम खाना खा रहे हैं वही आयुर्वेदिक पे से ही, अगर प्रॉपरली डाइट करेंगे तो भी हमारे बहुत सारे चेंजेस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आएंगे। तो नॉन कम्युनिकेबल का बर्डन अगर कम करना है तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी।